इस वीडियो में मैंने आपको वांडा विजन का एपिसोड 4 हिंदी में एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ आप इस शो को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अब तक हमने वांडा विजन में देखा कि वांडा प्रेग्नेंट हो चुकी है और सिटकॉम अब 80 के दशक तक आ चुका है और किसी तरह जेडलिन की मदद लेकर वांडा के दोनों बेटे इस दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन एपिसोड 3 के एंड में मोनिका ने वांडा को पिएत्रो की याद दिलाई और बताया कि पिएत्रो को अल्ट्रॉन ने मारा था, जो कि उस भ्रमजाल असलियत से बाहर था। इसीलिए वांडा ने मोनिका को वेस्टव्यू के बाहर फेंक दिया। अब आगे एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें ब्लिप का मूवमेंट देखने को मिलता है। ब्लिप दरअसल उस घटना का नाम है जब प्रोफेसर हल्क ने थैनोस की स्नैप को रिवर्स करने के लिए चुटकी बजाकर दुनिया से गायब हुई आधी आबादी को वापस इस दुनिया में लाया था। अब एक हॉस्पिटल का दृश्य देखने को मिलता है जहां पर बहुत सारे लोग जिन्हें लोग मरा हुआ समझ चुके थे वो वापस आ रहे हैं एक एक करके, इसलिए चारों तरफ केओस यानी भगदड़ मची हुई है। यहाँ पर हमें जेडलिन देखने को मिलती है जो अपनी माँ को ढूंढ रही है और यहाँ पर हमें जेडलिन का असली नाम भी पता चलता है और उसका नाम है मोनिका रैम्ब्यू, जो मारिया रैम्ब्यू की बेटी है जिसे हमने कैप्टन मार्वल में देखा था। वो एक हॉस्पिटल में अपनी माँ को ढूंढ रही है और बहुत सारे लोगों से पूछती है, लेकिन कोई उसे जवाब नहीं देता। अंत में वो एक लेडी डॉक्टर से मिलती है। लेडी डॉक्टर उसे ब्लिप और ये भी बताती है कि उसकी माँ की मृत्यु 3 साल पहले हो चुकी है, यानी उसके गायब होने के ठीक 2 साल बाद। यहाँ पर मोनिका को उसकी असलियत, ब्लिप मूवमेंट और 5 साल से वो इस दुनिया में नहीं थी, इन सभी बातों का पता चलता है। हॉस्पिटल से मोनिका सीधा स्वॉर्ड नाम के हेडक्वार्टर्स में चली जाती है। स्वॉर्ड दरअसल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंटियन वेपन्स ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट, जिसे मोनिका रैम्ब्यू की मदर मारिया रैम्ब्यू ने बनाया था, जो कि इंसानों को स्पेस में भेजते हैं और अलग अलग ग्रहों का निरीक्षण करते हैं और वहाँ की चीजों को संभाल कर रखते हैं। यहाँ वो टाइलर नाम के आदमी से मिलती है और टाइलर वहाँ का इंचार्ज है, जो उसे बताता है कि ब्लिप के वक्त उसकी माँ ने प्लान बनाया था कि अगर गायब हुए लोग कभी वापस आए तो उनमें से कोई लंबे समय तक स्पेस में जाने के लिए योग्य नहीं होगा। इसलिए मोनिका भी अब स्पेस में नहीं जा सकती और उसे लगता है कि वो अपना जॉब आगे नहीं कर पाएगी। लेकिन टाइलर उसे एक अलग केस देता है। दरअसल उसे वेस्टव्यू नाम के शहर भेजा जाता है जहाँ कुछ लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं। वहाँ मोनिका जिमी वू नाम के आदमी से मिलती है। जिमी वू वहाँ शेरिफ के पास जाकर पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वेस्टव्यू नाम का तो कोई शहर नहीं है, बल्कि शहर का नाम तो ईस्ट व्यू है। यहाँ पर जिमी और मोनिका समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। मोनिका और जिमी उस शहर के बाहर खड़े हैं। शहर में दूर दूर तक कोई नहीं है और वहाँ पर सूनापन है। ये दोनों अंदर नहीं जाना चाहते क्योंकि इन्हें वहाँ पर कुछ संदिग्ध होने का अंदाजा है। इसीलिए मोनिका एक ड्रोन वहाँ पर उड़ाकर भेजती है, लेकिन वो ड्रोन अचानक गायब हो जाता है। ऐसा लगता है मानो किसी भ्रमजाल में वो ड्रोन गायब हो गया हो। मोनिका उसी भ्रमजाल के करीब जाती है और अचानक वो भ्रमजाल मोनिका को अपने अंदर ले लेता है और मोनिका उसमें समा जाती है, जहाँ एक अजीब सी इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होती है। अब स्वॉर्ड के सारे अधिकारी और टाइलर वहाँ पर आ जाते हैं और एक ट्रक में बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, जिनमें डॉक्टर डार्सी ल्यूइस भी होती है, जो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट होती है। और वो टाइलर और जिमी व्यू को यहाँ पर सारे साइंटिस्ट के साथ साथ डॉक्टर ल्यूइस को टाइलर और जिमी पूरी कहानी बताते हैं। इसके बाद डार्सी टाइलर को बताती है कि यहाँ पर CMBR नाम का रेडिएशन बहुत ज्यादा है। CMBR एक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन होता है जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के होने पर फैलता है। टाइलर को लगता है कि क्या ये हानिकारक है, लेकिन डार्सी उसे बताती है कि यहाँ पर सब कंट्रोल में है कुछ समय के लिए। यहाँ पर उन्हें टीवी ब्रॉडकास्टिंग की कुछ किरणें भी मिलती है, लेकिन उन्हें पढ़ने के लिए एक पुराना टीवी की जरूरत है। इसीलिए डार्सी 50 या 60 के दशक का टीवी मंगवाती है। दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि बाहर शहर में बारिश हो रही है और टेंट के बाहर ड्रेनेज पाइप के जरिए स्वॉर्ड का एक एजेंट उस ईस्ट व्यू नाम के शहर में जमीन के नीचे से एंटर करने जा रहा है। टाइलर और जिमी के अंदर आने पर उन्हें एक एजेंट बताती है जिस भ्रमजाल या इलेक्ट्रिक फील्ड की वो बात कर रहे हैं उसका आकार षटकोणीय यानी कि हेक्सागोनल है। यहाँ पर अजीब से टीवी शो की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो सभी लोग डार्सी ल्यूइस के पास पहुँच जाते हैं। डार्सी ल्यूइस के पास एक टीवी होता है जिसमें वांडा और विजन होते हैं। ये दोनों ही सुपर हीरोज हैं। पूरी स्वॉर्ड की टीम हैरान हो जाती है।
वो सब डॉक्टर ल्यूइस से पूछते हैं कि आखिर है क्या। डॉक्टर ल्यूइस उन्हें बताती है कि उसे यहाँ एक पुरानी फ्रीक्वेंसी मिली थी जिससे उसने उस टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया है, जिसे वो लोग इस टीवी पर देख रहे हैं। और यहाँ पर डार्सी सारी चीजें नोट कर रही होती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है एपिसोड 1 के अंत में जो हाथ हमें देखने को मिला था वो और किसी का नहीं बल्कि डॉक्टर डार्सी ल्यूइस का था। क्योंकि वांडा और विजन में दशक आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ये और भी ज्यादा पुराने टीवी मंगवाते हैं। और वांडा विजन टीवी शो जिसे कोई अनजान शक्ति ब्रॉडकास्ट कर रही है, उसमें दिखने वाले लोगों की एक एक करके पहचान करते हैं। और ये वही लोग हैं जिनकी मिसिंग रिपोर्ट स्वॉर्ड के पास थी। और एक एक करके ये सभी लोग जो गायब हुए थे उन सबको वेस्टव्यू में ढूंढ लेते हैं और पहचान कर लेते हैं जो भी गायब हुए थे। तभी डार्सी उस शो में मोनिका को भी देखती है जिसने अपना नाम जेटलीन रखा था। यहाँ पर डॉक्टर ल्यूइस जिमी को एक तरीका बताती है कि अगर वहाँ पर पड़े हुए किसी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी में कोई संदेश अंदर भेजा जाए तो शायद वो वांडा या मोनिका से बात कर सकते हैं। और ऐसा होता भी है। जब वांडा एपिसोड 2 में डॉटी के पास होती है तो जिस क्लॉक या रेडियो से वांडा को आवाज आ रही वो और कोई नहीं जिमी था जो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। और जो खिलौना वांडा ने एपिसोड 2 में देखा था वो दरअसल वही ड्रोन था जिसे मोनिका ने उस शहर के अंदर भेजा था। पर अंदर जाने पर ड्रोन का रूप अलग हो चुका था। यानी एक बात साफ है, जो भी उस हेक्सागोनल शेप की आकृति के अंदर जाता है, उस भ्रमजाल के अंदर जाता है, उसका आकार, उसकी एंट्रोपी बदल जाती है। उस एजेंट को दिखाया जाता है जो ड्रेनेज पाइप के जरिए वेस्टव्यू में अंदर पहुंच चुका है और वेस्टव्यू में एंटर करते ही का रूप पूरी तरह से बदल जाता है। उसने जो रेडियो एक्टिव सूट पहना था वो एक मधुमक्खी पालक में बदल जाता है। और वो जैसे ही उस गटर के ढक्कन से बाहर निकलता है वो वहाँ वांडा और विजन को देखता है। और ये वही घटना है जिसे वांडा ने एक्सेप्ट नहीं किया था और एपिसोड 2 में रिवाइंड किया था। अब हमें ये पता चलता है कि जो भी उस वेस्टव्यू या फिर उस भ्रमजाल में घुसने की कोशिश करता है उसकी एंट्रोपी बदल जाती है, यानी उसकी बनावट बदल जाती है। और जो भी वांडा को उसकी हकीकत दिलाता है वांडा उसे बदल देती है, मानो वांडा पर किसी ने काबू किया हो। पर अब भी यही सवाल है, वांडा पर ऐसा काबू किसने पाया? कौन है जो वांडा से ऐसा करवा रहा है? और क्यों ये सिटकॉम अपना टाइम बार बार बदल रहा है? अब यहाँ स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर में डार्सी ल्यूइस के साथ सभी लोग एपिसोड 3 देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आखिर अब वांडा का अगला कदम क्या होगा। कि अचानक इन्हें वो सीन देखने को मिलता है जहां मोनिका वांडा बातें कर रही है और वांडा को पिएट्रो की मौत का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है। और अचानक मोनिका स्क्रीन से गायब हो जाती है। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि तभी एक जोरदार अलार्म बजता है। सभी लोग बाहर चले जाते हैं और अब हमें पता चलता है कि एपिसोड 3 में जिस भ्रमजाल से मोनिका बाहर गिरी हुई थी उसे वांडा ने ही उसे बाहर फेंका था। वांडा अपने मैजिक से उसे उस भ्रमजाल के कोसों दूर फेंक देती है और जो चीजें उसके कारण टूटी थी उन सब कुछ पहले जैसा कर देती है। और विजन जब वांडा के पास आता है तो वांडा को उसका मरा हुआ शरीर दिखता है जैसा कि थैनोस के मारने पर विजन हो चुका था। और हमें यहाँ ये पता चलता है कि वांडा ने ये सब खुद किया क्योंकि कहीं न कहीं वो ये समझ चुकी है कि विजन अब वापस नहीं आने वाला। सारी नकली हकीकत उसी ने बनाई है। पर सवाल अब भी वही है कि विजन तो मर चुका था तो वो वापस कैसे आ सकता है और हेक्स के पीछे की क्या हकीकत है। ये सारे जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे।